नमस्ते दोस्तों, अजय वीरू पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है ये सुजस ई बुलेटिन के ऊपर केंद्रित है। अब दोस्तों मन में प्रश्न आ रहा होगा, सुजस ई बुलेटिन कैसे सुजस मासिक से अलग है। तो राजस्थान सरकार के जनसंपर्क जो विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उसके द्वारा दो तरह की सुजस जो है प्रकाशित की जाती है। एक मासिक और एक होती है ई बुलेटिन जो डेली आती है। तो ऐसी डेली ई बुलेटिन को हमने अगस्त माह की जो है उसको हमारे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आते हैं उसमें तो उनसे क्वेश्चन पूछते ही हैं, बट आज का जो वीडियो है वो पूरे अगस्त माह का जो सुजस है उसका हम सार लाए हैं पैराग्राफ फॉर्म में, बुलेट पॉइंट के रूप में, ताकि यहाँ से जो है हमने करीब करीब ये 74 क्वेश्चंस की स्लाइड्स जो थी उसको हमने कंपाइल करके ये सार वीडियो बनाया है। तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, हमारा जो टीम का जो गेस था कि 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से फंसने वाले हैं आपके। इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है और एक एक क्वेश्चन की जो है या एक एक जो मैं कहूँ कि जो यहाँ पॉइंट दिए गए उनको आपको याद करना है। अपने दोस्तों से ये वीडियो जो है जरूर शेयर करें, आप भी पूरा वीडियो देखें। तो बढ़ते हैं आज की स्लाइड्स की ओर। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025। तो ये सुजस एक जो है 1 अगस्त की सुजस ई बुलेटिन वहां से ये था। तो इसका उद्देश्य क्या था, हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, न सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बल्कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और राजस्थान सुजस ई बुलेटिन का महत्व आप सबको अंडरस्टूड ही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान को डेटा सेंटर का प्रमुख केंद्र बनाना, दूसरा है निवेश आकर्षित करना, और तीसरा है आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान डेटा सेंटर नीति का इनमें से क्या जो है उद्देश्य नहीं है। तो तीनों कि डेटा सेंटर को केंद्र बनाना, निवेश आकर्षित करना और आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। लक्ष्य क्या है, तो राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करके राजस्थान को डेटा सेंटर का एक प्रमुख केंद्र बनाना। इस नीति के तहत क्या सुविधा मिलेगी, तो निवेशकों को व्यापक जो है रियायतें इसके तहत दी जाएगी, पर्यावरण अनुकूल जो है प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा, आधुनिक बुनियादी ढांचा जो उपलब्ध करवाया जाएगा, और अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से जो है अधिक का जो है निवेश इसमें आकर्षित करने का जो है सुविधा को तहत ये बताया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की छूट या प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा है सनराइज इंसेंटिव। सनराइज इंसेंटिव डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, तो यदि कोई निजी कंपनी 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करती है तो उन्हें अतिरिक्त 25% सनराइज इंसेंटिव मिलेगा, और 5% तक जो है इंटरेस्ट सब्सिडी या ब्याज अनुदान मिलेगा। तो ये भी इसके अंदर जो है प्रमुख जो है प्रावधान आपको याद होने चाहिए। वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, डेटा सेंटर नीति के तहत हम भी पढ़ रहे हैं, और 5% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी जो है मिलेगी। 100% छूट भी दी जाएगी। बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क डेटा सेंटर संचालन हेतु इन शुल्कों में पूर्ण छूट का लाभ मिलेगा। भूमि और संबंधित शुल्कों में भी रियायतें दी जाएगी, वहीं बाह्य विकास शुल्क में भी जो है रियायतें दी जाएगी। कितनी कितनी राशि दी जाएगी, किस किस नाम से दी जा रही है, आप बिल्कुल इसको रट दीजिएगा, एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलने वाला है, निश्चिंत रहिए आप। तो वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, इंटरेस्ट सब्सिडी, 100% छूट, भूमि और संबंधित शुल्कों में रियायतें और बाह्य विकास शुल्क। ठीक है। दूसरा जो आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर। ये न्यूज आई थी सुजस ई बुलेटिन 1 अगस्त के अंदर। तो राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर, जिसे शॉर्ट में कहा जा रहा है आरएसडीसी, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर, ये देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है। राजस्थान सरकार के द्वारा डिजिटल राजस्थान मिशन के तहत इसे स्थापित किया जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से लेस होगा। वीडियो हम थोड़ा फास्ट रख रहे हैं ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द जो है ये देखने में आसानी रहे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे यहां से कवर हो सके। पूरे अगस्त महीने का हमें रिवीजन करना है, मैराथन क्लास है अगस्त महीने के ऊपर। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे बहुत लंबा वीडियो है, स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप इसको पूरा अपना जो फोकस यहाँ बनाए रखिएगा। तो इसके अंतर्गत जयपुर में 4 डिजास्टर रिकवरी साइट्स और जोधपुर में 1 डीआर साइट शामिल की गई है। इसकी कुल क्षमता 800 रेक की है। इनमें से 600 रेक जो है वो आरएसडीसी राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर P4 में है, जो टायर 4 डिजाइन पर आधारित है, जो कि 99.99% अप टाइम की गारंटी देता है। सेवाएं क्या मिलेगी इसके द्वारा, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर के द्वारा? सेंटर के द्वारा जो है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सीधा पूछा सकता है G2G क्या होता है, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, और G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इन सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता इससे सुनिश्चित हो सकेगी। इसके माध्यम से डेटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रहण और आईटी संचालन की लागत में भारी कमी आएगी। तीसरा टॉपिक आज का हमारा है राजस्थान एआई पॉलिसी 2025, है ना। एआई के बारे में आप सब परिचित ही हैं, अभी चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है। तो एआई पॉलिसी 2025 है, तो इसके ऊपर जो है सुजस ई बुलेटिन 1 अगस्त 2025 को यह आर्टिकल आया था। राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू करने जा रही है।
इसका लक्ष्य क्या है? एआई को नैतिक व जिम्मेदार तरीके से अपनाना। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 की क्या लक्ष्य है। सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसलिए बिल्कुल रट दो इसको, क्योंकि सुजस का अर्थ ये है कि सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट। कौशल विकास व अनुसंधान को बढ़ावा देना। पहला बताया था एआई को नैतिक व जिम्मेदार तरीके से अपनाना, दूसरा है कौशल विकास व अनुसंधान को बढ़ावा देना, और तीसरा है राज्य में मजबूत डिजिटल ढांचे को जो है निर्माण करना। नैतिक व जिम्मेदार एआई, अब एक एक पॉइंट को यहाँ इलोबरेट किया गया है कि यहाँ पे नैतिक व जिम्मेदार एआई का अर्थ क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास होंगे। इसमें डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, पारदर्शिता और नैतिक उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा था कौशल विकास व अनुसंधान, युवाओं को एआई क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। एआई से जुड़े रिसर्च व नवाचार को इसमें बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप को नई तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा। और मजबूत डिजिटल ढांचा, तीसरा जो उद्देश्य इसका था, तो तीसरा जो था राज्य भर में जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट पे विशेष फोकस इस पर रहेगा। क्रियान्वयन की व्यवस्था क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, COEAI, ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या कौन से जो है सेंटर की स्थापना इस एआई नीति के तहत की जा रही है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के मिलकर नवाचार और तकनीकी विकास को गति देगा। राष्ट्रीय और वैश्विक समन्वय, ये नीति नेशनल इंडिया एआई मिशन के साथ संरेखित होगी। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को जो अपनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि राजस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई का हब बन सके। संभावित लाभ क्या होंगे? राज्य के युवाओं को नई नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे जब एआई जो है हमारे यहाँ पे नीति बन जाएगी। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन और उद्योग क्षेत्र में एआई आधारित समाधान विकसित होंगे और राजस्थान डिजिटल इंडिया और भविष्य की तकनीक में अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। आज का चौथा पॉइंट है मुख्यमंत्री राजस्थान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री राजस्थान आरोग्य योजना में गरीब व वंचित परिवारों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार जो है उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान है। तो सीधा पूछा जा सकता है कितने लाख रुपए का जो है यहाँ पे उपचार निःशुल्क रूप से आपको प्राप्त होगा, तो है 25 लाख रुपए। इस योजना में प्रतिदिन 10,000 लोगों को 10 करोड़ रुपए की जो राशि का कैशलेस उपचार मिल रहा है। योजना के लाभ क्या है? अस्पताल में भर्ती होने पर मुफ्त इलाज, विभिन्न बीमारियों और सर्जरी के लिए कैशलेस उपचार, निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा, स्वास्थ्य जांच व परामर्श के लिए भी लाभ व्यवस्था। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एक आयोजन हुआ था इसलिए भी चर्चा में रहा ये। तो एक एक करके हम देखते हैं। ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जिसे 1 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। ऐसा है कि राजस्थान जीके तो हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का सुजेस पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया जीके भी आपकी यहां से कवर होगी। तो केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना जिसे लागू कब किया गया था? 1 फरवरी 2019 को। योजना के तहत प्रत्येक महिला किसान के खाते में 9,000 सालाना राशि ट्रांसफर की जाती है और राजस्थान इस योजना का लाभ लेने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है पूरे देश में। तो सीधा पूछा जाता है पीएम किसान जो है सम्मान निधि योजना में राजस्थान कौन सा स्थान है, या फिर पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे व सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाना, कृषि आय में वृद्धि करना, कृषि गतिविधियों में निरंतरता सुनिश्चित करना, और पांचवा है किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ये भी पूछ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। मेंस में अगर आप देखेंगे या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के में जा रहे हैं तो वहां भी इन 4 में से या 5 में से ऑप्शन में से दे दिए कोई 4 और आपको गलत को पहचानना पड़ सकता है। अगला टॉपिक है राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान का जो पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र है ये टोंक जिले के देवड़ावास जो है वहां बनाया जाएगा। टोंक जिले को मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्ट स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ सरसों की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है जो मधुमक्खी के लिए एक महत्वपूर्ण पराग का स्रोत है। तो टोंक को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे सरसों की फसल ज्यादा होती है इसलिए, और इसकी लागत यहाँ पे बताएगी 263 लाख रुपए। उद्देश्य क्या था इस उत्कृष्टता केंद्र का? मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा था मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और मधुमक्खी पालन से संबंधित अन्य उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इस केंद्र में मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि एक समारोह जो राज्य स्तरीय हुआ था बांसवाड़ा के अंदर, इसमें 2 केंद्र और ऐसे जो है एक केंद्र एक और बताया गया था, 2 केंद्रों की जो है घोषणा हुई थी। तो दौसा केंद्र, सिकराय जो तहसील है सिकराय दौसा के अंदर पपीता उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, और टोंक में बनाया जाएगा देवड़ावास में मधुमक्खी पालन केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। टोंक का देवड़ावास याद किया जाएगा मधुमक्खी पालन के लिए, और सिकराय दौसा के अंदर पपीता उत्कृष्टता केंद्र। श्रावण कुंभ महोत्सव राज्य के सलुम्बर जिले के केनर गांव स्थित धौलागढ़ धाम में
45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में, श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, कितने दिन का था, किस जिले में था, किस धाम में होता है, तो धौलागढ़ धाम है, सलूम्बर जिला है, 45 दिवसीय था। अश्विनी विष्णु बहुत चर्चा में रही थी इस माह के अंदर, अगस्त माह के अंदर काफी इनकी न्यूज जो है अखबारों में भी आई है, सुजस ई बुलेटिन में भी आई है। और दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा वो जो होने वाला है वो ऐसा ही मैराथन, अगस्त माह का पूरा मैराथन लाने वाले हैं। आज लाए हम सुजस ई बुलेटिन का और बाद में हम लेके आएंगे न्यूज़पेपर का। तो अश्विनी विष्णु पे चलते हैं। अश्विनी विष्णु ने एथेंस में कहां आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, एथेंस में। एक एक फैक्ट याद करना है आपको। एथेंस में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता का नाम था अंडर 17 विश्व वर्ल्ड जो है अपना रेसलिंग चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। इसके 65 किलोग्राम वर्ग भाग में इन्होंने जो है भाग लिया था और गोल्ड मेडल जीता था। पहली लाइन में 4 फैक्ट है, एथेंस, अंडर 17 वर्ल्ड जो है हमारा कुश्ती चैंपियनशिप, 65 किलोग्राम भार वर्ग और गोल्ड मेडल जीता। दूसरा फैक्ट जो है, ये ऐसा करने वाली राज्य की पहली महिला पहलवान है। अश्विनी विष्णु किस जिले की निवासी है, अगला फैक्ट, भिलवाड़ा की निवासी है। इन्होंने पहला खिताब अपने जीवन का जीता था 2022 में पटना में। और इन्होंने अब तक जो है बताया था कि 14 पदक जो है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह। जैसे दोस्तों पता था कि राखी भी इस महीने में आई थी अगस्त में। उस दिन एक कार्यक्रम जो है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया था 5 अगस्त 2025 को। उसका कार्यक्रम का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह। इसका आयोजन 5 अगस्त को हुआ था, बताई दिया, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 501 रुपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के द्वारा दी गई है। ध्यान दीजिएगा कितनी राशि दी गई है, 501 करोड़ रुपए, 501 रुपए। प्रदेश की 1.21 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है ये प्रोत्साहन राशि दी गई है। हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आयोजन कब हुआ, कहां हुआ, हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने रुपए दिए गए, 501 रुपए दिए गए। प्रदेश की 1.21 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि दी गई है। साथ ही इस समारोह में प्रदेश के जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए स्किम्ड मिल्क की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 ग्राम। 10वां टॉपिक आज का, प्रदेश में महिला कल्याण को लेकर संचालित योजनाएं और लाभ। आया किसी न्यूज कटिंग के अंदर, ये सुजस के अंदर एक आर्टिकल का छोटा सा हिस्सा था, लेकिन हमारी टीम ने इसको ये जो है एक तरह से 3 पॉइंट आपको बना के दे दिए। माँ वाउचर योजना, ये महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करवाती है। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं को 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड देती है। और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, इसके तहत राजस्थान पुलिस जो है महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये तीनों योजनाएं आपको याद करनी है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। माँ वाउचर योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। माँ वाउचर का अर्थ है निःशुल्क सोनोग्राफी से है, लाडो प्रोत्साहन योजना का जो संबंध वह 1.5 लाख के सेविंग बॉन्ड से है, और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का संबंध जो है वो महिलाओं की सुरक्षा से और अपराधों को रोकने से है। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन में अगर नहीं आए तो आप बिल्कुल, ये चैलेंज के रूप में मैं दे रहा हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये शाश्वत है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसका प्रावधान तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म दूध उपलब्ध कराया जाएगा, ये प्रावधान था। और बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए हर पॉइंट को आपको याद करना होगा कि पहले तो उम्र क्या है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे कहां पे उपलब्ध कराएंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों पे, क्योंकि 6 वर्ष के बाद औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है। तो आंगनबाड़ी में जो शिक्षा दी जा रही है वहां जो बच्चे आ रहे हैं उनको 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है सप्ताह में कितने दिन दूध दिया जाएगा, 5 दिन। पहले 3 दिन था, लेकिन बजट 25-26 में इसको 5 दिन कर दिया गया। तो सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध मिलेगा, आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेगा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगा और सप्ताह में 5 दिन मिलेगा। ये योजना राजस्थान सरकार के हर घर खुशहाली और आपनो अग्नेरी राजस्थान अभियान का हिस्सा है। इसका शुभारंभ 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कब हुआ था शुभारंभ, 14 दिसंबर 2024 को, मतलब आज से 8 महीने पहले लगभग। और इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अगला टॉपिक है इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पुरस्कार और एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन पुरस्कार। राजस्थान को 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन और साथ ही एक अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन। बस ये 2 पुरस्कार आपको याद रखने। राजस्थान में काफी अंगदान को लेकर कार्य हो रहा है, उसके तहत भारत सरकार ने इनको जो है ये पुरस्कार दिए हैं। एक पुरस्कार का नाम जो है वो इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन है और दूसरे का नाम है एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन है। राजस्थान सरकार का नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम, इसका प्रारंभ जो था राजस्थान बजट 2024-25 से हुआ। इसका लक्ष्य उन्नत कृषि तकनीक, एफपीओ संरचना, कृषि उत्पादन बढ़ाना है। इसका लक्ष्य क्या है, युवा व प्रगतिशील किसान को किसान उत्पादक संगठन से जोड़ना। ध्यान दीजिएगा चर्चा में क्यों है वही बताएंगे भी आप। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बजट 24-25 से शुरुआत हुई थी और साथ में इसमें जो है उन्नत कृषि तकनीक पे ध्यान दिया जाता है। विशेषता,
इस प्रोग्राम के तहत प्रदेश के चुनिंदा किसानों को उन्नतम जो है कृषि तकनीक को जो सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है ताकि फसल उत्पादन वृद्धि हो। मानदंड क्या है इसके? 50 वर्ष से आपकी कम उम्र होनी चाहिए और 10 साल का आपके पास कृषि, डेयरी या पशुपालन में अनुभव होना चाहिए। आवेदन आप कहां से कर सकते हैं? राजस्थान राज किसान पोर्टल से, राज किसान साथी पोर्टल से। चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसके तहत जो है अभी 100 किसानों को राजस्थान से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और ब्राजील जैसे देशों में नवंबर 25 से मार्च 26 के बीच में भेजा जाएगा। कब से कब तक? नवंबर 25 से मार्च 26। कितने किसान? 100 किसान। कौन से 4 देश भेजा जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और ब्राजील। हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हमने बनाए इस तरीके से इसको। आपको इसको बार बार जो है पढ़ना होगा, बार बार इस वीडियो को देखना होगा, साथ ही स्लाइड के स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। और दोस्तों जल्दी हम इसको ई बुक के रूप में भी लाने वाले हैं, जो हमारे जो ऐप है वहां से आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगी। साथ ही बाजार में भी इसके ऊपर करंट मैगजीन हमारी प्रकाशित होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 14वां जो टॉपिक है वो है स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जामडोली, जयपुर में 200 करोड़ की लागत से स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। कहां किया जाएगा? जामडोली, जयपुर में। क्या नाम है इस सेंटर का? स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा विभाग कर रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये एक हेडिंग थी, 8 अगस्त को एक न्यूज आई थी सुजस के अंदर। तो राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर नीति 2025 लाई गई है। ध्यान दीजिएगा, समान अवसर नीति कब लाई गई? 2025 में लाई गई। क्यों लाई गई? कि दिव्यांगों को समाज में जो है समान अवसर मिल सके उसके लिए। दूसरा, राजस्थान सरकार और क्या प्रयास कर रही है? दिव्यांग गर्भवती महिला को प्रथम संतान के जन्म के अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 10,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, कितने हजार रुपए दिए जा रहे हैं? 10,000 रुपए। दिव्यांग गर्भवती महिला है तो उसे प्रथम संतान जब पैदा होगी तो उसे 10,000 रुपए राजस्थान सरकार देगी। राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को जो पेंशन दी जाती है उसे बढ़ा के अब कितना कर दिया गया? 1,000 रुपए से बढ़ा के 1,250 रुपए। तो अगर दिव्यांग व्यक्ति है तो पेंशन मिलेगी 1,250 रुपए, दिव्यांग महिला है तो पहली संतान में मिलेंगे 10,000 रुपए, और समान अवसर नीति लाई गई है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी 17 से देश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल जो है स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो केंद्र प्रायोजित योजना जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, राज्य सरकार इसके योजना के लाभ में वृद्धि कर सकती है। जो डीबीटी है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक खाते में सीधे नकद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और मजदूरी की जो हानि है, क्योंकि उस वक्त गर्भवती महिलाएं जो काम नहीं कर पाती तो उसकी आंशिक भरपाई हो सके। राज्य सरकार ने पहली संतान के जन्म पर मिलने वाली राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 6500 रुपए। जैसा हमने देखा था कि राजस्थान सरकार जो है वो इस योजना के लाभ में वृद्धि कर सकती है, कोई भी राज्य सरकार जो है केंद्र की योजनाओं के लाभ में वृद्धि कर सकती है। तो यहाँ पे जो 5,000 रुपए मिलते थे उससे बढ़ा के 6500 रुपए कर दिया, 1500 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। ये ध्यान देने की बात है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लाभ के तहत। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वहां जो 6500 रुपए की राशि मिलती थी उसे राजस्थान सरकार ने बढ़ा के कर दिया 10,000 रुपए। दिव्यांग महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000 रुपए। इसके अतिरिक्त 3500 जो रुपए की राशि है वो 100% राज्य निधि से दी जाएगी। तो 6500 तो देगी केंद्र सरकार और 3500 रुपए जो देगी राज्य सरकार। इस तरह से दिव्यांग महिलाओं को जो है पहली संतान के जन्म पे मिलेंगे 10,000 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत। इसमें से 6500 रुपए केंद्र के हैं और 3500 रुपए राजस्थान के हैं। यहाँ देखते हैं हम जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है उसके तहत अब 6500 रुपए दिए जाएंगे, 5,000 केंद्र के रहेंगे और 1500 रुपए राजस्थान के रहेंगे। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संस्थानों को अब दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम जो है 1958 इसके तहत पंजीकरण से छूट जो है दी गई है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ऐसे में 10 श्रमिकों तक के नियोजन, अगर आपकी शॉप है या कोई भी आपका व्यवसाय है, अगर उसमें 10 जो है लेबर या 10 मजदूर 10 श्रमिक काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपको इस जो एक्ट है जिसे हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं सामान्य भाषा में, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958, तो इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। पहले था कि 10 से कम भी है तो भी रजिस्ट्रेशन कराना होता होगा। तो 10 तक की सदस्य संख्या अगर आपके यहाँ साथियों की है, आपके यहाँ लेबर की है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। इससे क्या होगा? छोटी दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत होगी। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में बायो सीएनजी प्लांट, कहाँ है सब्जी मंडी? मोहाना, जयपुर के अंदर। तो यहाँ बायो सीएनजी प्लांट को जो मंजूरी दी गई है। मंडी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सब्जी व फलों के 100 टन अपशिष्ट का निपटान कर 5 टन कंपोस्ट और बायो सीएनजी का निर्माण हो सकेगा। कितना अपशिष्ट निकल रहा है? 100 टन। एक टन में 1000 किलो होते हैं, तो करीब ये देखिए आप 100 टन जो अपशिष्ट यहाँ से प्रतिदिन निकलता है।
अब तक इसका निपटान कैसे हो रहा होगा आप समझ ही सकते हैं। अब इससे क्यों ना ऊर्जा उत्पादित की जाए, इसके लिए बायो सीएनजी प्लांट का जो है निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे 5 टन जो है कंपोस्ट और बायो सीएनजी का निर्माण हो सकेगा। इस परियोजना का निर्माण सार्वजनिक जो है निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। इस परियोजना की संपूर्ण लागत भारत सरकार का उपक्रम है वेबकोस लिमिटेड, उसके द्वारा वहन की जाएगी। यह प्लांट 10 वर्ष तक वेबकोस लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाएगा और उसके बाद इसका संचालन मंडी समिति के द्वारा किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकले कि एक तो जो है 100 टन अपशिष्ट का निपटान होगा, 5 टन कंपोस्ट और बायो सीएनजी बनेगा, और दूसरा इसका निर्माण पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। वेबकोस लिमिटेड जो है इसकी सारी जो है लागत वहन करेगा और उसके बाद इसका संचालन जो है वो मंडी समिति को सौंप देगा। बायो सीएनजी क्या होता है? ये स्वच्छ व नवीनीकरणीय ईंधन है जो जैविक कचरे से उत्पादित बायोगैस को शुद्ध करके और उच्च दाब में जो है कंप्रेस करके तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें मिथेन की मात्रा CH3 जो है मिथेन, उसकी मात्रा है 92 से 98%, जिससे ये प्राकृतिक सीएनजी के समान या उससे भी बेहतर ऊर्जा क्षमता रखता है। ये ईंधन वाहनों, खाना पकाने, बिजली उत्पादन आदि में उपयोग होता है और प्रदूषण कम करने के साथ आयातित पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को घटाता है। 19वां टॉपिक है राज्य सरकार के द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवाह के साक्ष्य लेने का प्रावधान। जो नवीन आपराधिक कानून जो बने हैं जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवाह के साक्ष्य लेने के प्रावधान किए गए हैं। पहले क्या था कि जो गवाही दी जाती थी वो कोर्ट में पेश होकर देनी पड़ेगी, वीसी या वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो गवाही होती थी वो मान्य नहीं होती थी। तो अभी जो है इन तीनों आपराधिक कानूनों में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आप गवाही दे सकते हैं। तो राजस्थान सरकार जो है वो कोर्ट रूम, जेल, हॉस्पिटल, ऐसे सभी स्थान जहां से उस केस को सोल्व करने में मदद मिलती है, तो कोर्ट रूम हो सकता है, जेल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, फॉरेंसिक लैब और सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वीसी के थ्रू जो है गवाही हो सके। इससे आने जाने का जो समय होता है गवाहों का, अभियुक्तों का, वो सब बचेगा और कहीं ना कहीं इससे जो है प्रोसेस जो फास्ट हो जाएगी न्याय दिलवाने की। तो राजस्थान वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था कर पूरे देश में इन कानूनों के क्रियान्वयन में पहला स्थान जो है प्राप्त करना चाहता है। इसलिए राजस्थान सरकार इतना प्रयास कर रही है। अगला टॉपिक है पीएम फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम। पूरे देश का जो डीबीटी कार्यक्रम हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, इसलिए ये योजना चर्चा में आ गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम, इसका आयोजन झुंझुनू में हुआ था और इसकी विशेषता क्या थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम में रबी सीजन तो था 2024-25 का, खरीफ सीजन था 2024 का। इसकी बीमा दावा राशि की पहली किस्त डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरे देश के किसानों के खातों में जो है ट्रांसफर की गई थी। कार्यक्रम में राज्य के 27 लाख फसल बीमा धारक, कितने ध्यान दीजिएगा, 27 लाख फसल बीमा धारकों को जो है 1200 करोड़ रुपए की राशि जो है ट्रांसफर की गई थी। अगला टॉपिक है राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 21 में संशोधन किया गया है। कौन सी योजना थी? राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021, इसमें संशोधन। प्रावधान क्या था? जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हमारी है RGHS, इसके तहत पेंशनर्स के लिए आउटडोर चिकित्सा सुविधाओं में दवाइयों के लिए 50,000 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित है। कितना निर्धारित है अभी? कि अगर आप आउटडोर में कोई चिकित्सा लेते हैं, सुविधा लेते हैं और उसमें जो दवाइयां अगर आप खरीदते हैं उसके लिए 50,000 रुपए पेंशनर्स को राजस्थान सरकार देती है। ओपीडी दवाइयों के लिए जो ये निर्धारित सीमा थी 50,000 की, इसको अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से 7 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है पेंशनर्स के लिए तो है ही, प्रतियोगी परीक्षा करने वाले छात्रों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनना यहाँ से लगभग तय है कि इस राशि को बढ़ा के आप कितना कर सकते हैं RGHS के तहत 7 लाख रुपए। और किस विभाग की अनुमति से? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से। निर्धारित सीमा में वृद्धि की शक्ति पहले किसके पास थी? वित्त विभाग के पास थी, जिसे अब किसे दे दिया गया है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। पेंशनर्स के लिए आउटडोर चिकित्सा सुविधाओं में जांचों के लिए पहले की तरह 5,000 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित है। दवाइयों के लिए तो 50,000 थी, जिसे बढ़ा के कर दिया गया 7 लाख रुपए। लेकिन जो जांचें होती है ब्लड टेस्ट से लेकर और भी यूरिन टेस्ट या अन्य जांचें होती है, उसके लिए 5,000 रुपए तक की राशि जो है RGHS के तहत दी जाएगी। आर्मी डे परेड आयोजन इसका 15 जनवरी 2026 में होगा, हमारे गणतंत्र दिवस पे, स्थान जयपुर। इसका उद्देश्य क्या है? आर्मी डे परेड को आमजन तक पहुंचाना और युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को प्रबल करना। विशेष क्या है? राजस्थान में भारतीय सेना के द्वारा पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर, अब तक तो आर्मी क्षेत्र में ऐसा आयोजन होता रहा है, लेकिन पहली बार भारतीय सेना ने कहा है कि हम आर्मी डे परेड का आयोजन जनता के समक्ष करेंगे और इसमें राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाएंगे। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं देश में जो हमारे जो राजस्थान स्टेट के अंदर जो है देशभक्ति की भावना का संचार होगा, जो हमारी जो आम जनता है उनके अंदर। तो आर्मी डे परेड को जो है आम जन तक पहुंचाया जाएगा। किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता। राज्य सरकार ने
वर्ष 2027 तक किसानों को जो है दिन के समय जो है बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयासरत है कि किसानों को दिन के समय भी बिजली उपलब्ध हो जाए। किस वर्ष तक? 2027 तक। छोटा सा फैक्ट है लेकिन पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार कब तक ऐसा प्रयास कर रही है कि दिन के समय किसानों को बिजली उपलब्ध हो जाए, तो वो है 2027। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना RDSS। तो पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में बिजली वितरण जो कंपनियां हैं इनकी परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। तो केंद्र सरकार की योजना हो गई है ये, और डिस्कॉम की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने पर फोकस करती है। इसका ध्यान वितरण अवसंरचना को मजबूत करने, बिजली की हानि को कम करने और उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता व विश्वसनीयता बढ़ाने पर केंद्रित है। स्मार्ट मीटरिंग इसके तहत की जा रही है। अभी चर्चा में चल ही रहे हैं, राजस्थान में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो इस योजना के तहत लग रहे हैं। इसके तहत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है, साथ ही पारेषण और वितरण हानि को भी इसमें कम किया जा रहा है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 आज की 25वीं जो है हमें न्यूज है। बिल्कुल संक्षिप्त सार गर्भित लाए हम, इतने सारे सुजस ई बुलेटिन का सार हमारी टीम ने किया है। आपको सिर्फ इसे सुनना है। अगर आप कुछ कार्य घर पे करते हैं, तैयारी के दौरान हम लोग कई सारे कार्य ऐसे करते हैं, कपड़े धोना, खाना खाना, खाना बनाना, उस दौरान पार्क में घूमना, उस दौरान भी आप ईयरफोन लगा के इस पूरे वीडियो को सुन सकते हैं। साथ ही अगर फ्री टाइम में अगर आप इसे देखना चाहें, ट्रेवलिंग करते हुए बस के अंदर जा रहे हैं, कहीं पर ट्रेन में हम जा रहे हैं, तो ऐसी वीडियो आप जरूर रखें, ईयरफोन रखें और उसको पूरा सुने। पब्लिक में नॉइस पोल्यूशन हमें नहीं फैलाना है, तो आप लोग जो है ईयरफोन का यूज लगातार करें और उसके माध्यम से ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको हम पूरा सुनते रहें, ताकि रिवीजन हो जाए उस पूरे महीने की जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 14 जुलाई 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा लागू की गई थी। कब लागू हुई है? 14 जुलाई 2025, मतलब आज से लगभग 1.5 महीना पहले राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति थी। इस नीति का मुख्य लक्ष्य सौर, पवन व ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान को नवीनीकरण जो ऊर्जा है हमारे रीन्यूएबल एनर्जी, इसका सर्वोच्च हब बनाना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? सौर, पवन व ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के माध्यम से राजस्थान को रीन्यूएबल एनर्जी का हब बनाना। इसके तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा, बायोमास, वेस्ट टू वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण आदि परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। लक्ष्य क्या थे? तो अक्षय जो ऊर्जा है इसके लक्ष्य है कुल जो है यहाँ पे वर्ष जो 2030 है, इस 2030 वर्ष तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 125 गीगावाट ऊर्जा का जो लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? वर्ष 2030 तक। इसके तहत इस 125 का वर्गीकरण दिया गया है। 90 गीगावाट जो होंगे वो सौर ऊर्जा में जाएंगे, 25 गीगावाट पवन व हाइब्रिड ऊर्जा में जाएंगे और 10 गीगावाट जो हमें चाहिए वो चाहिएगा हाइड्रो पंप स्टोरेज व बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां। इसके तहत विकसित करने का लक्ष्य रखा है कि राजस्थान में 2030 तक 125 गीगावाट चाहिए, जिसमें से 90 सौर से आएंगे, 25 जो आएंगे पवन से तो 115 और 10 जो आएंगे वो आएंगे हाइड्रो से। इस नीति की वैधता जो है 29 मार्च 2029 तक या किसी अन्य नीति के द्वारा प्रतिस्थापित होने तक की है। तो जो हमारे यहाँ एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति इसकी बात चल रही थी और 29 मार्च 2029 तक ये वैलिड रहेगी और 125 गीगावाट राजस्थान को जो है लक्ष्य रखा गया है कि सौर हमें जो है अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। विशेष प्रावधान, सस्ती बिजली व स्टोरेज। अक्षय ऊर्जा प्लांट से उत्पादित सस्ती बिजली का जो है स्टोरेज सिस्टम जो है वो तैयार करने वाले प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 रुपये टोकन राशि का पंजीकरण करना होगा। कंपनियां अपनी बनी हुई सस्ती बिजली का कुछ हिस्सा राजस्थान को भी सप्लाई करेगी। सस्ती बिजली को दूसरे राज्यों में ले जाने सिस्टम खत्म कर दिया गया, यानी प्राथमिकता राजस्थान को ही मिलेगी। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ उत्पादन करें और बिजली अन्य राज्यों में जाए, तो राजस्थान में ही बिजली रहे उसका पूरा इसमें प्रयास किया गया है। और जो छोटे प्रोजेक्ट्स है उसके लिए राहत भी दी गई है। 10 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका पंजीकरण शुल्क घटा के सिर्फ 5,000 रुपये कर दिया गया। भंडारण की अनिवार्यता भी की गई ताकि जो बिजली बने वो यहाँ भंडारित भी हो सके, स्टोरेज भी हो सके। 5 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट लगाने पे कम से कम 5% क्षमता का ऊर्जा भंडारण संयंत्र जो है लगाना अनिवार्य रहेगा। नेट जीरो बिल्डिंग्स नीति में जो है नेट जीरो बिल्डिंग ऐसी इमारतें जो खुद की ऊर्जा जरूरतें पूरी करें, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, उनको बढ़ावा देने का प्रावधान है। नेट मीटरिंग व्यवस्था 80% ट्रांसपोर्ट क्षमता तक सोलर रूफटॉप लगाने की अनुमति इसके तहत दी जाएगी। विश्व स्तरीय सोलर पार्क जो है उनकी स्थापना की जाएगी। कितनी क्षमता के? 2245 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क इस नीति के तहत स्थापित किए जाएंगे। और अलग अलग फैक्ट है वो एग्जाम में एक साथ पूछे जा सकते हैं या फिर आपको जो है मेंस इंटरव्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये काम आएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस नीति का समग्र प्रभाव क्या बढ़ेगा? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी हब बनेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बिजली उत्पादन अधिक होगा और लंबे समय में राज्य ऊर्जा निर्यातक बन जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, स्टोरेज, नेट जीरो बिल्डिंग जैसी आधुनिक अवधारणाएं लागू होने से राज्य की छवि जो है, इमेज जो हमारी है, वो स्वच्छ व टिकाऊ ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरेगी। ग्रीन हाइड्रोजन जैसा नया कॉन्सेप्ट राजस्थान अगर अपनाता है, नेट जीरो बिल्डिंग जैसी आधुनिक अवधारणा अपनाता है, तो हमारी इससे इमेज भी अच्छी होगी।
14 जुलाई 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा इसके अंदर कुछ संशोधन किए गए थे राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में। संशोधन के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी उसके तहत 1000 मेगावाट या इससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू किए थे, या जिनके पास पीपीए या कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि हेतु पंजीयन व आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को इन परियोजना हेतु मौजूदा प्रावधानों के तहत सेट अपार्ट की अनुशंसा की जाएगी। तो कितनी क्षमता वाले? 1000 मेगावाट क्षमता वाले जिन्होंने जो है समझौता ज्ञापन किए थे उनके, या फिर जिनके पास पीपीए कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अगर अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि हेतु पंजीयन शुल्क जमा कराया जाता है तो उस सेट अपार्ट की अनुशंसा की जाएगी। सेट अपार्ट की गई जमीन का आवेदन 1/3 क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 3 वर्ष के अंदर किया जाएगा। अगले कम से कम 1/3 जो है क्षेत्रफल हेतु भूमि का आवेदन जो 4 से 6 वर्ष में किया जा सकेगा। बाकी भूमि जो आवंटन है वो इसमें बताया गया 7 से 9 वर्ष के बीच में कराना होगा। किसी जमीन को सेट अपार्ट लैंड किसे कहते हैं? तो किसी जमीन को विशेष उद्देश्य के लिए अलग करना या आरक्षित करना जो है सेट अपार्ट लैंड कहलाता है। यह आमतौर पर सरकारी योजना, भूमि अधिग्रहण, कृषि, स्कूल, पार्क, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। तो सेट अपार्ट की जमीन का आवेदन कैसे होगा? तो 1/3 क्षेत्रफल के लिए तो जाएगा 3 वर्ष के अंदर, फिर अगले जो है 1/3 के लिए 4 से 6 वर्ष में, और बाकी भूमि का आवंटन 7 से 9 वर्ष के बीच होगा। अगला टॉपिक है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों को एक प्रमुख वैश्विक वस्त्र व वस्त्र परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। यह नीति फरवरी 2025 में जो है लागू हुई थी और 31 मार्च 2029 तक वैध रहेगी। इसका लक्ष्य क्या है? निवेश को आकर्षित करना। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इस नीति के तहत लाया जाएगा। रोजगार सृजन, लगभग 2 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 निजी टेक्सटाइल व अपैरल इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया जाएगा। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कितना निवेश लाना है? 5 साल में लाना है 10,000 करोड़ रुपए। उसके बाद जो है रोजगार सृजन कितना किया जाएगा? तो 2 लाख नए रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। विषय वस्तु जो है उसका विविधीकरण भी इसके तहत किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण सब्सिडी, एक कर्मचारी के लिए 4,000 प्रति माह जो है अधिकतम 6 महीने तक, या 1 लाख वार्षिक जो है अधिकतम 20 कर्मचारियों तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जो हमारे बौद्धिक संपदा प्रोत्साहन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका प्रोत्साहन भी इसके तहत दिया जाएगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि पर। नोडल विभाग क्या रहेगा? इंडस्ट्री एवं कॉमर्स विभाग राजस्थान। प्रक्रियात्मक तंत्र क्या बनेंगे? कौन जो है इसके तहत जो आवेदन की समीक्षा के लिए कौन जो है बॉडी जिम्मेदार होगी उसमें बताया गया है। प्रोजेक्ट इवोल्यूशन कमेटी बनेगी जो कि आवेदन की समीक्षा करेगी। प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी बनेगी जो कि अप्रूव करेगी प्रोजेक्ट्स को। और प्रोजेक्ट की जो है मैनेजमेंट यूनिट बनेगी जो कि देखेगी कि प्रभावी लागू जो है कैसे ये हो सकते हैं प्रोजेक्ट। ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होंगे? तो राज निवेश पोर्टल के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, राज निवेश पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन किए जाएंगे, जो वन स्टॉप डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है। पृष्ठभूमि क्या है इस पूरी नीति की? राजस्थान वस्त्र क्षेत्र में भारत का 4था सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और पॉलिसी राज्य की उत्पादन क्षमता, विशेषज्ञता और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि राजस्थान कितना उत्पादन कर सकता है वस्त्रों का, यहाँ पे विशेषज्ञता कैसी है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अमेरिका के द्वारा लगाए जा रहे आयात शुल्कों के बीच ये नीति विशेष रूप से राज्य के वस्त्र निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। अगला जो टॉपिक हमारा वो है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित सक्षम जयपुर अभियान। इसकी शुरुआत जो है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और 25 नवंबर 2024 को हुई थी, बस्सी से हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब याद करने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। तो सक्षम जयपुर अभियान शुरुआत किसके द्वारा की गई? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। कहाँ से हुई थी? बस्सी से हुई थी। चौथा फैक्ट क्या निकल गया? 25 नवंबर 2024 को हुई थी। और किस लिए की गई? तो योग्य जन, वृद्ध जनों को संबल देने के लिए। ठीक है। जिला कलेक्टर कौन थे? जितेंद्र कुमार सोनी। उनके निर्देशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के प्रथम चरण में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण शिविरों का आयोजन जो है किया गया था, जिसमें पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर, वॉकिंग स्टिक, कमर व घुटने की बेल्ट, मतलब ऐसे साधन जो उनको जो है जीवन को जो है सुलभ बनाए, उनको जो है सहूलियत प्रदान करे, ऐसे साधन इसके अंदर जो उपलब्ध करवाए गए थे। शिविरों का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग, पंचायती राज आदि विभागों के द्वारा मिलकर किया गया ताकि कोई भी पात्र जो है विशेष योग्यजन व वृद्धजन वो चिन्हीकरण से वंचित ना रह जाए। अगला था आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान। सीधा फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर क्वेश्चन सुजेस्ट का, जब मैंने भी ये वीडियो देखे, स्लाइड्स देखी, मतलब जब कंटेंट देखा तो लगा कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए हम दावा कर रहे हैं। काफी सारे पर्सन यहाँ से फंसने, हो सकता है ज्यादा फंस जाए,
करीब ये 69-70 टॉपिक्स आज के हैं इस पूरे मैराथन क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी 7 से 10 क्वेश्चन की तो हमें उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए यहाँ से। जो भी एग्जाम भविष्य में होने वाले हैं, बड़ी बड़ी वैकेंसी जो भी होने शेष है, वीडियो से लेके सीईटी एग्जाम है, एसआई का आ रहा है, कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम है, सभी के वीडियो समान रूप से उपयोगी होगा। तो आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अब तक 6 करोड़ 20 लाख से अधिक आभा आईडी जारी की जा चुकी है, जिसके चलते ये देश में नंबर 2 राज्य जो है बन गया है। आभा आईडी होती क्या है? ABHA-ID। तो ABHA का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। ये 14 अंकों की डिजिटल जो है एक हेल्थ आईडी है, जिसे भारत सरकार ने आयुष्मान भारत जो है डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया है। इससे आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। डॉक्टर, अस्पताल या क्लिनिक आपकी सहमति से आपके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड तुरंत देख सकते हैं। अब तक होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन हमें लेके जाना होता है, आपको सारी मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो जांचें आपकी हुई है, वो सब लेके जानी पड़ती है। अब वो सब कुछ एक जगह रिकॉर्ड अगर आपका रहेगा तो आप सिर्फ मोबाइल के माध्यम से एसेस कर सकते हैं और सारी रिपोर्ट, सारी जो भी आपकी जांचें हैं, जो भी डायग्नोसिस आपका हुआ, वो आप दिखा सकते हैं। इसके लाभ क्या है? तो जितने भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने जैसे जिक्र किया, आपके जो टेस्ट हुए थे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हुए हैं, दवाइयाँ हैं, उन सब की जानकारी एक जगह रहेगी, कहीं भी उपलब्ध हो जाएगी। आपको फाइलों को लेकर घूमने की जरूरत नहीं। अगर आप इलाज जो है गुड़गांव भी करा रहे हैं, जयपुर करा रहे हैं, उदयपुर करा रहे हैं, अहमदाबाद करा रहे हैं, तो सब जगह जो है आप उस फाइल को एक तरह से डिजिटल रूप में ले जा सकते हैं। सरकारी योजनाओं से लिंक, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि जैसे स्वास्थ्य योजना का लाभ आपको आसानी से मिल पाएगा। पेपरलेस सुविधा, फाइलें और रिपोर्ट साथ लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी फाइलें हमें बैग कैरी करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, वो सब हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल कंट्रोल, आपकी सहमति के बिना कोई भी जो है रिकॉर्ड नहीं देख पाएगा। 29वां टॉपिक है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। इसके तहत क्या हुआ कि जो प्रभावी क्रियान्वयन था तो प्रकृति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की टीम राजस्थान में आई थी, इसलिए चर्चा में हुआ। यह पीयर जो रिव्यू था 18 से 24 अगस्त 2025 तक राजस्थान के 6 जिलों में जो आयोजन किया गया। कौन से 6 जिले थे? तो याद रखना, जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू। इस सब से एरिया वाइज भी याद कर सकते हैं कि चूरू और झुंझुनू शेखावटी के हैं, अलवर पूर्वी राजस्थान का है, बूंदी जो है वो हाड़ौती का है, जयपुर तो राजधानी ही, और उदयपुर जो है मेवाड़ वागड़ के क्षेत्र का हो गया। तो कहने 6 जो जिलों में किया गया था, 18 से 24 अगस्त तक किया गया था। कौन से राज्य की टीम आई थी? तो केरल की आई थी। कौन से अभियान को लेकर आई थी? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। तो सुपोषित ग्राम पंचायत जो अभियान है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 दिसंबर 2024 को किया गया था। क्या था इसका उद्देश्य? जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण की जो है उसको पूरा उन्मूलन हम चाह रहे थे। इसके तहत सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका एक उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाकर और सक्रिय सामुदायिक जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणाम और कल्याण में सुधार लाना थी। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अलग तरह की न्यूज थी, लेकिन हमारी टीम ने इसको बिल्कुल अलग से एक बनाया है स्लाइड, देखिए आप। पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन रहे हैं? जो अपना मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन आता है वहां से क्वेश्चन उठते हैं, ये हिस्ट्री के अंदर भी पूछा जाएगा और करंट में इसका क्या कनेक्शन है वो भी हम बता सकेंगे अभी आपको। तो वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो थे, ये एक वैष्णव संप्रदाय है। पुष्टि मार्ग किसका संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय है जो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। पुष्टि मार्ग परंपरा कृष्ण को सर्वस्व और सर्वस्व को कृष्ण के रूप में स्वीकार करती है कि कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ ही कृष्ण है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नाथद्वारा में। दिख रहा होगा लिंक आपको, राजस्थान से क्या कनेक्शन है कि राजसमंद की नाथद्वारा में इसकी प्रमुख पीठ है। इस संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है? तो वो है द्वैतवाद ना होकर शुद्ध अद्वैतवाद। अब शुद्ध अद्वैत क्या है? शुद्ध अद्वैत जो वेदांत दर्शन का एक विशिष्ट संप्रदाय है, ये अद्वैत वेदांत के विपरीत ईश्वर के साथ आत्मा की अंतर्निहित एकता पर जोर देता है। अद्वैत तो ये कहता है कि ईश्वर अलग है और जो आत्मा अलग है, लेकिन ये ईश्वर के साथ आत्मा की अंतर्निहित एकता पर जोर देता है, लेकिन प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से। ये भौतिक जगत को ब्रह्म की एक वास्तविक अभिव्यक्ति मानता है, न कि भ्रम। जो अद्वैत है वो ये बोलता है कि भ्रम है, जो जगत है वो मिथ्या है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो उसकी अभिव्यक्ति है भौतिक जगत, ठीक है, वो भ्रम नहीं है। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित जो है एक दर्शन है। शुद्धाद्वैत के प्रमुख जो है बिंदु क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, माया ब्रह्म की शक्ति है, जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है और भक्ति को मोक्ष का साधन इन्होंने माना। चर्चा में क्यों रहा है ये सब कुछ? पुष्टि मार्ग जो हमारा रहा है वल्लभाचार्य का, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा
जो हमारे 23 करोड़ रुपए की लागत से नाथद्वारा में कृष्णा सर्किट जो म्यूजियम ऑफ ग्रेस का जो अवलोकन किया, जो यहाँ पे बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा म्यूजियम ऑफ ग्रेस का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो नाथद्वारा में हो रहा है। किस सर्किट के तहत हो रहा है, कृष्णा सर्किट के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो इस म्यूजियम ऑफ ग्रेस में पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय के इतिहास और महात्म्य आदि को विस्तृत रूप से भव्य चित्रों और श्रव्य दृश्य माध्यमों में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए चर्चा में आया। अब अगला टॉपिक है एक मुश्त समझौता योजना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के उन ऋणी किसानों का ऋण ब्याज माफ कर दिया जाएगा जो किसी कारणवश बैंक डिफॉल्टर घोषित किए जाते हैं। आप सबको पता है कि देश में हमारे किसानों की हालत क्या है, और किसान जो है सुसाइड भी कई बार जो है कर लेते हैं इससे जो ऋण के दुष्चक्र से प्रभावित होकर। तो इस ऋण के दुष्चक्र को, या जो ये एक साइकिल जो बना विशेष साइकिल, इसको तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ये स्कीम लाई है। सरकार के द्वारा इसे प्रति वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू कर भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋण जो सदस्य है उनको 100% ब्याज राहत जो है प्रदान की जाएगी। ये लाभ कृषि जो ऋणी किसान है अपने द्वारा लिए गए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण की मूलधन राशि जमा कराने पर प्राप्त कर सकेगा। प्रावधान क्या है, जो इस योजना के तहत राज्य सरकार ने मूल्यांकन एवं बीमा प्रीमियम जमा करने पर अवधि पार ब्याज व पेनल्टी में 100% की छूट दी जाएगी। इस योजना की अवधि 30 सितंबर 2025 तक जो है बढ़ाई गई है। योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 की स्थिति में अवधि पार ऋण चुकाने पर लाभ मिलेगा। योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मंथ का रहा है अगस्त का, वो है मिशन हरियालो राजस्थान। ये सुजस के अंदर कई बार आया है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। 3 अगस्त और 19 अगस्त को आया है। इस अभियान की प्रेरणा प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से की ली गई है। इस अभियान की शुरुआत 2024 में हरियाली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत की गई थी। पहले तो प्रधानमंत्री ने एक अभियान चला रखा, उसका नाम क्या है, एक पेड़ मां के नाम। अपनी मम्मी के नाम जो एक पेड़ जो है हमें लगाना चाहिए। और राजस्थान में जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो हरियाली तीज थी 2024 में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो चल रहा था उसके तहत इन्होंने एक अभियान एक और चला दिया साइड में, मिशन हरियालो राजस्थान। इस अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए उनकी जियो टैगिंग की गई है। ऐसा नहीं कि फर्जी डाटा है, हर पौधा कहाँ लगाया जा रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका यहाँ से बैठे बैठे देखा जा सकता है सैटेलाइट के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत कुल पौधारोपण को लक्ष्य कितने का है, 10 करोड़ का। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष कुल वृक्षारोपण 10 करोड़ से अधिक का रहा है, मतलब जो लक्ष्य रखा गया था वो पार कर लिया गया है। पौधारोपण करने में शीर्ष जिला कौन सा रहा है, जयपुर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो जयपुर। 73.58 लाख पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके बाद जैसलमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर है। सबसे कम वृक्षारोपण किस जिले में हुआ है, तो डीडोना कुचामन में। कुल पौधों के आधार पर कौन सा विभाग शीर्ष पर आया, तो शिक्षा विभाग। अगला है टॉपिक गिव अप अभियान। 19 अगस्त की ये न्यूज थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के कारण सक्षम लोगों को एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिल रही खाद्य सब्सिडी का त्याग गरीबों को इस योजना में जोड़ने का आधार बन रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, गिव अप अभियान कौन चला रहा है, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। गिव अप का अर्थ है अपना त्याग कर देना, अपनी चीज को छोड़ देना। तो ऐसे लोग जो सक्षम है, अगर उन्हें किसी कारण से खाद्य सब्सिडी मिल रही है एनएफएसए में, तो क्यों ना आप उसका त्याग कर दो, ताकि जो वो राशि है, जो भी वो उसमें सहायता दी जा रही है, जो अनुदान दिया जा रहा है, जो सब्सिडी दी जा रही है, वो उसका लाभ जो है गरीबों को मिल सके। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को एनएफएसए में मिल रही खाद्य सब्सिडी का त्याग करने हेतु प्रेरित करना है। जैसे एक टाइम पे भूदान आंदोलन चला था, वैसे कुछ मान लीजिए कि गिव अप अभियान है कि आप अपने जो है लाभ का त्याग कर रहे हैं ताकि वंचितों को इसका लाभ मिल सके। इस अभियान की अवधि 31 अगस्त 2025 थी। अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 27 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। इसका परिणाम ये निकला कि 56 लाख जो है जो वंचित परिवार उसको इसका लाभ मिला। अगला टॉपिक है विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 1.61 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य। राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो है अन्न भंडारण की, जिसकी कमी को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। और इसके तहत जो 1.61 लाख राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को तेजी से लागू किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीनसीन गोदामों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके तहत किया था। वहीं 2025-26 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100
और 250 मीट्रिक क्षमता के 50 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जिनसिंग गोदामों के लिए 45 करोड़ का बजट दिया गया था। तो इसके तहत हमारे राजस्थान में 1.61 लाख या 1,61,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से कई सारे गोदामों का निर्माण हो चुका है, जिसका लोकार्पण भी जो है केंद्रीय जो हमारे गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगला है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार एक महीने में आ चुका है। देखो 12 अगस्त को, 21 अगस्त को और 22 अगस्त को ये न्यूज लगातार सुयस ई बुलेटिन में आई है। इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार के लिए कार्यक्रम कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, इसकी तिथि क्या रहेगी? 9 से 10 दिसंबर 2025। रट दीजिए इसको, 9 से 10 दिसंबर 2025 के बीच में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का स्थल होगा जयपुर, राजस्थान। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड मल्टीलेटरल आधार पर विकास साझेदारी को विकसित करना। इसका फोकस क्षेत्र रहेगा युवा और महिलाओं पे, स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में और ऊर्जा क्षेत्र में, इसका उद्योग के क्षेत्र में और एमएसएमई के क्षेत्र में। तो युवा और महिलाओं के क्षेत्र में तो इसमें बताया कौशल विकास व शिक्षा के माध्यम से महिला को सशक्त बनाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज की जाएगी। नोट, राजस्थान सरकार ने पुष्टि की कि इस आयोजन को जो है बढ़ावा देने और राज्य के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए यूएई में जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में हो रहा है 9 से 10 दिसंबर को, और यूएई के अंदर जो एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। ध्यान देना कौन सा शो है और कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये क्या है यूएई रोड शो? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में 2025 साझेदारी सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रोड शो है। इसका उद्देश्य जो है वो निवेशकों को आकर्षित करना है। प्रवासी जो राजस्थान दिवस पहला बनाया जाएगा 10 दिसंबर 2025 को। कॉन्क्लेव के दौरान 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थान दिवस जो है आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, तो पिछली बार जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम था वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, उसमें ये घोषणा की थी कि पहला प्रवासी के भविष्य में प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। उस घोषणा की अनुपालना में पहला प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। ये समारोह न केवल प्रवासी राजस्थान समुदाय को एक साथ आने और अपनी साझा पहचान का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने और राज्य के समग्र विकास में निवेश करने का मंच भी प्रदान करेगा। एक दिवसीय प्रवासी दिवस में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल आदि राज्यों के प्रवासी वक्ता शामिल होंगे और 2 विषय के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो प्रवासी समुदाय द्वारा अर्जित प्रसिद्धि का सम्मान करते हुए और राजस्थान के विकास में उनके योगदान का जश्न मनाते हुए सरकार प्रमुख प्रतिभागियों को प्रवासी राजस्थान सम्मान पुरस्कार जो है वो भी प्रदान करेगी। ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी बात आ रही है कि कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। उस कॉन्क्लेव के अंदर पहली बार जो है पहला प्रवासी राजस्थान जो है दिवस, पहला राजस्थानी प्रवास दिवस मनाया जाएगा और उसमें प्रवासी राजस्थान सम्मान पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये पुरस्कार व्यवसाय, विज्ञान, कला, उद्योग, परोपकार, समाज सेवा, संगीत और अन्य क्षेत्र में जो राजस्थानी है उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जो है दिया जाएगा। अगला है टॉपिक, प्रदेश में लैंग्वेज लैब की स्थापना। राज्य सरकार की पहल पर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की मदद में प्रदेश के अंदर जो है लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। इस लैब में जो है युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सके और उनके लिए विदेशों में रोजगार के अवसर खुले। लैंग्वेज लैब में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को न केवल विदेशों में बल्कि देश में पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यह पहल युवाओं के कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल जो निवेश समिट थी, इसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समिट के दौरान कई महत्वपूर्ण जो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उन्होंने राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने में रुचि दिखाई थी। इसी दिशा में जो लैंग्वेज लैब जो है वो विदेशों में नौकरी जो उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बनेगी। अगला टॉपिक है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब ये अभियान जो है केंद्र सरकार का है, तो इस धनराशि से प्रदेश में जब ये 3200 करोड़ रुपए आएंगे तो क्या फायदा राजस्थान को मिलेगा? तो प्रदेश में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, ऐसे कई विद्यालयों के अंदर निर्माण और मरम्मत कार्य होंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी और डिजिटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशीलता, नवाचार और समग्र शिक्षा की मॉनिटरिंग जैसे कार्यों को गति मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस सहयोग से प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और हर बच्चे को आधुनिक, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। अगला टॉपिक है, राजस्थान को शिक्षा सुधार के लिए, वो था समग्र शिक्षा अभियान, और यहाँ तक शिक्षा सुधार के लिए 697 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का केंद्र सरकार का निर्णय हुआ था। ये राशि जो है 2025-26 में
शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए होगी। इसके तहत प्रदेश में किए जाने वाले 3 विकास कार्य कौन से हैं? पहला है स्मार्ट क्लासेज। तो प्रदेश में कितने स्मार्ट क्लासेज बनाई जाएगी? 3834। आईसीटी लैब कितनी बनेगी? तो 2657। साथ ही 2256 जो है वो प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएगी। इस प्रकार प्रदेश को शिक्षा के उन्नयन विकास के लिए केंद्र सरकार से 3900 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। अगला टॉपिक है भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जो आईसीएआई की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो थी एआई इनोवेशन समिट। एआई इनोवेशन समिट किसकी थी ये? तो भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान की थी। इसका जो आयोजन था वो जयपुर शाखा की ओर से किया गया था। कहां हुआ था ये? तो भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्थान की जयपुर शाखा की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी एआई इनोवेशन समिट। इसका शुभारंभ 19 अगस्त 2025 को हुआ था बिरला ऑडिटोरियम में। कॉन्फ्रेंस समिट आईसीएआई के तहत हो रही है। इसमें प्रदेश भर से जो है या देश भर से जो है करीब 1500 सीए शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समिट के मुख्य अतिथि रहे। ध्यान देने की बात है पूरे देश में सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो हमारे राजस्थान से है। मारवाड़ियों ने वैसे भी व्यापार में बहुत नाम रोशन किया, अब सीए भी जो है राजस्थान के सबसे ज्यादा है पूरे देश में। 2 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का फोकस सीए सदस्यों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो नई प्रवृत्तियां, नए ट्रेंड्स है, जो तकनीकी नवाचार जो किए जा रहे हैं और उनके प्रोफेशनल काम में व्यवहारिक उपयोग से इसको जोड़ना है। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए बनाए गए एआई 2.0 जो कोर्स है इसको ऑनलाइन शुभारंभ भी यहाँ पे किया गया। अगला टॉपिक है जैसलमेर व बीकानेर जिले में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जो है भूमि आवंटन की गई है। प्रस्ताव के अनुसार जैसलमेर जिले की जो रामगढ़ तहसील है इसमें 5000 मेगावाट और 2700 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए जो भूमि दी गई है। फतेहगढ़ तहसील के अंदर भी जो है 12,500 मेगावाट और 6200 मेगावाट के जो सोलर पार्क है उनके लिए भूमि स्वीकृति की गई है। बीकानेर जिले की पूगल तहसील के जो ये गांव है इनमें भी जो भूमि को स्वीकृति दी गई है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए भी भूमि आवंटन को जो मंजूरी दी गई है। जैसे इसमें बताया गया है कि बाड़मेर की गडरा रोड तहसील के अंदर जो है भूमि दी गई ताकि समानांतर सड़क जो वहां बनाई जा सके। जैसलमेर जिले में भी स्वीकृति दी गई है। अगला टॉपिक है धौलपुर जिले में औद्योगिक इकाइयों के लिए कुछ भूमि आवंटन किया गया है। तो कौन सी तहसील में हुआ है? तो बाड़ी तहसील में। और कौन से गांव में हुआ है? विजोली के अंदर। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है कि किस जिले में जो है औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई है। धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के विजोली ग्राम में। प्रधानमंत्री कुसुम जो हमारी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है KUSUM है ना। तो के का अर्थ किसान, यू का अर्थ ऊर्जा, एस का अर्थ है सुरक्षा, यू का अर्थ है उत्थान और महाअभियान एम कुसुम। ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना 2.0 तो इसका उद्देश्य जो है वो किसानों की आय बढ़ाना है, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना और कृषि क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के मुख्य घटक क्या है? तो इसके जो है घटक यहाँ पे दिखाए गए। घटक ए किसानों या डेवलपर्स द्वारा अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना जिससे वे डिस्कॉम को बिजली भेजकर जो है कमाई कर सके। दूसरा घटक है ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में किसानों को स्टैंड अलोन व कृषि पंप स्थापित करने में सहायता करना। ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन करना और अतिरिक्त बिजली बेचना। और घटक C2 है कृषि फीडरों का सौर ऊर्जाकरण करना जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। किसानों के लिए लाभ क्या है? भूमि का उपयोग किसान अपनी बंजर भूमि को लीज पर देकर या स्वयं प्लांट लगा के जो है अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ ग्रिड को बिजली बेचकर जो है कमाई की जा सकती है। आत्मनिर्भरता ये योजना किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है और प्रदेश को भी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। चर्चा में क्यों रही ये योजना? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण व प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना 2.0 के तहत 5000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत करने का अनुरोध किया। प्रदेश में इस योजना के घटक में अब तक 457 मेगावाट के जो है विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और 3200 मेगावाट की जो परियोजना स्थापित करने के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं। हमारे जो केंद्रीय नवीनकरण ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के विगत 1.5 वर्ष में किए गए प्रयास में जो है राजस्थान PM कुसुम योजना के घटक A में देश में अग्रणी जो बना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे स्लाइड के अंदर यही था। PM कुसुम योजना के घटक A व C के सफल क्रियान्वयन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता। जो खेतों में हम अगर सोलर प्लांट्स ये सब लगाते हैं तो उसका लाभ जो है अन्नदाता को कैसे मिलने वाला है वो ये साकार हो सकेगा। कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन के पश्चात PM कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े 33 और -11 जो KV सब स्टेशन है इन क्षेत्रों में अलग से प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
अगला टॉपिक है राजस्थान में राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 3.33 करोड़ बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कौन सा तो कार्यक्रम था? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम। इसके तहत कितने बच्चों का लक्ष्य रखा गया? 3.33 करोड़ बच्चों को। और कौन सी दवाई दी जाएगी? एल्बेंडाजोल की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम राजस्थान में जो है प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश वर्ष में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के जो 3 करोड़ 33 लाख बच्चे हैं उनको एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। एल्बेंडाजोल जो है वो एक एंटी पैरासिटिक दवा है। पैरासिट का अर्थ होता है परजीवी, जो कि दूसरों की जो शरीर पर जो है जीवित रहता है। तो ऐसे परजीवियों को मारने के लिए एक एंटी पैरासिटिक दवा है, उसका नाम है एल्बेंडाजोल, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शरीर में विभिन्न प्रकार के कृमि जो होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए किया जाता है। ये दवा विशेष रूप से आंतों में पाई जाने वाली कृमियों को खत्म करने में मदद करती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है उसकी ये बात थी। चिंता का विषय मृदा संचारित जो कृमि है, सोइल ट्रांसमिटेड हेल्मिन्स, भारत के लिए गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में अभी भी जो है काफी जो जनसंख्या हमारी करीब 65% के आसपास जनसंख्या जो गाँव में निवास करती है, जो खेतों में काम करती है, मिट्टी के अंदर पानी में, तो वो जो है हेल्मिन जो आते हैं वो कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से या अन्य माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचते हैं, तो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए बताया गया भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। मृदा संचारित कृमि जो होते हैं मनुष्य को संक्रमित करते हैं। इनका संक्रमण जो है मल द्वारा दूषित मिट्टी के माध्यम से फैलता है, इसलिए जो है शौचालय का उपयोग हमें बढ़ाना चाहिए। उदाहरण भी इसमें दिए गए राउंड वर्म, वीप वर्म, हुक वर्म। इनका प्रभाव ये होता है कि जो कृमि जो होते हैं वो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालते हैं, और इसका परिणाम निकलता है कि बच्चे जो होते हैं वो एनीमिया के, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उनका शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित हो जाता है। 2015 में भारत सरकार ने कहा था कि 1 से 19 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में और स्कूलों के अंदर जो है वो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पे ये एल्बेंडाजोल की दवाई दी जाए। तो इसका आयोजन जो है बताया गया कि पहला चरण 10 फरवरी को और दूसरा चरण 10 अगस्त को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी जो है पूर्व स्कूली और स्कूली बच्चों को कृमि मुक्त करना है, ताकि उनके समग्र स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति, शिक्षा तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अगला टॉपिक है SCPL की जो हमारी राजस्थान रिफाइनरी, उसको लेकर चर्चा में थी। रिफाइनरी तो बिल्कुल एक हमेशा हॉट टॉपिक बना रहता है, कभी न कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो हमारी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, जो HRRL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार GR गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच 74 और 26% इक्विटी की हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। मतलब जो रिफाइनरी बन रही है इसमें 2 पार्टी हैं एक तरह से, अगर आपको याद करना हो तो। एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरी जो है वो है राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसके बीच में कितनी है? तो 74% हिस्सेदारी तो है HPCL की और 26% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है। कहां पर स्थित है रिफाइनरी? बाड़मेर जिले के पचपदरा में। ये 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, MMTPA, 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम का रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल जो है कॉम्प्लेक्स है। विकसित भारत की यात्रा में ये मील का पत्थर साबित होगी। देश की ईंधन क्षमता में इससे उल्लेखनीय वृद्धि होगी। चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री थे हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने 24 अगस्त को बालोतरा जिला के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निरीक्षण किया। इस दौरान रिफाइनरी मेन जो कंट्रोल रूम है उसका उद्घाटन किया था और ऑपरेटर प्रशिक्षण सिमुलेटर का शुभारंभ भी जो है किया गया। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि राजस्थान जो रिफाइनरी विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर जो है साबित होगी। अगला टॉपिक है विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट। 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया विकसित राजस्थान का, उसके बारे में ये न्यूज थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 23 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास एवं समावेशी प्रगति की विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 का अनुमोदन किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था राजस्थान को बनाना और वर्ष 2047 तक 4.3 जो है ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लीजिएगा, स्लाइड का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। वर्ष 2030 तक तो $350 बिलियन की और 2047 तक जो है 4.3 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था राजस्थान को बनाना है। वो बिलियन था, ये ट्रिलियन है, ध्यान रखना। वहां 350 था, यहाँ पे 4.3 है। डॉक्यूमेंट राजस्थान की जो है आर्थिक समृद्धि, सतत विकास में समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का रोड मैप है। ये डॉक्यूमेंट 4 थीम, 13 सेक्टर, 45 विभागों की सहभागिता से जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति का जो फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इनोवेशन। जैसे नीति आयोग है वैसे रीति है, इसके द्वारा तैयार किया गया है।
इसके अंतर्गत जो थीम्स कौन कौन सी शामिल है, जो बताया 13 थीम्स इसमें दिखाई दे रही है आपको। जन कल्याण, सामाजिक सशक्तिकरण, तीव्र विकास, भविष्य उन्मुख, राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना, सतत विकास, सहायक आधार नीति, वित्त व शासन, प्राथमिकता प्राप्त दस्तावेज, 100% साक्षरता, इस तरह की सारी थीम है, ये आपको याद कर लेनी चाहिए। मेंस इंटरव्यू की तैयारी में भी काम आएगा और कई बार थीम्स को पूछ लिया जाता है। आजकल आयोगों को भरोसा नहीं कि कहां से प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है पूछ ले विकसित राजस्थान का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सी थीम नहीं है, तो आपको सारी थीम इसमें से याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन, जो हमारे यहाँ पे जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय था उसका उन्नयन करके प्रमोशन करके बना दिया गया है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसकी जो विधेयक था इस पर कैबिनेट के अंदर जो है सहमति प्रदान की गई है। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का जो चिकित्सा संस्थान होगा। इसके माध्यम से सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान व रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो अधीन जो है ये संचालित राज्य के ऐसे संस्थान भी रिम्स में शामिल होगा। आरयूएचएस में जितने भी अभी फैकल्टी है, कर्मचारी, स्टाफ है, वो उनके पास जो है सरकार में शामिल होने का या आरयूएचएस के कर्मचारी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा। राज्य के मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे। इंपॉर्टेंट है, रिम्स के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो आरयूएचएस जो राज्य के मुख्य सचिव वो रहेंगे। अगला टॉपिक है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है शुरू की गई थी। कब हुई है, तो इसकी मंजूरी दी गई है 23 अगस्त 2025 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 23 अगस्त 2025 को इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो 18 से 45 वर्ष के जो युवा है उनको उद्यम शुरू करने में मदद करना। कितने साल से, 18 से 45 वर्ष के युवाओं को जब उद्यम शुरू होगा तो स्वावलंबी बनेंगे और इससे कहीं ना कहीं रोजगार के जो नए अवसर पैदा होंगे। वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ब्याज जो है अनुदान कितना दिया जाएगा, तो नए जो एमएसएमई शुरू करने या पुराने का विस्तार करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको जो है 1% अतिरिक्त चाहिए, तो अगर आप महिला हैं, SC/ST है, दिव्यांग उद्यमी है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपका उद्यम है तो आपको 1% एक्स्ट्रा जो है ब्याज अनुदान मिल जाएगा। साथ ही इसमें कितनी जो है मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा, तो इसमें दिया गया है 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए। 48 न्यूज जो आज की है वो है जयपुर में राजस्थान मंडपम, GCC व IT टावर जो है वो बनाए जाएंगे। B2 बाईपास है जयपुर में, तो रिको की जो 95 एकड़ जो भूमि है इस पर जो है राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर IT टावर का निर्माण जो है वो NBCC इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रस्ताव जो था कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। इस भूमि पर राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की जो कुल लागत है वो यहाँ बताया गई है 3700 करोड़ रुपए के आसपास जो इसकी लागत है, और इसमें 635 करोड़ रुपए की भरपाई राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी। 30 माह की इसकी अवधि है लगभग बनाने की। NBCC इंडिया लिमिटेड एक प्रकार जो है भारत सरकार की जो स्वामित्व वाली एक नवरत्न जो है वो कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में जो है एरोस्पेस जो गतिविधियां होती है उसके लिए क्यों ना हवाई पट्टियों की जो भूमि है उसको लीज पे दे दिया जाए, इस बारे में जो है एक आवंटन नीति बनाई गई थी, उसको मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। प्रदेश में जो एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने, वर्तमान में जो कम उपयोग में आ रही जो हवाई पट्टियां हैं उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, और एडवेंचर टूरिज्म जो होता है जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह जो होती है उनको प्रोत्साहन देने के लिए एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के जो अवसर सृजित होंगे, साथ ही राज्य के राजस्व और जीडीपी में वृद्धि भी होगी। जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो रोजगार भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं हमारे राज्य की जीडीपी में भी इससे वृद्धि होगी। इस नीति के तहत जो लीज शुल्क है वो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक जो है दरों में 5% और 6 से 20वें वर्ष तक 10% वार्षिक वृद्धि जो है की जाएगी। राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान मत्स्य अधिनियम जो था वो 1953 में आया था, उसमें संशोधन जो है उसके लिए जो है कैबिनेट के अंदर जो है प्रस्ताव आया था और उसका अनुमोदन कर दिया गया है। और इस विधेयक से मत्स्य अपराधों को जो है जो जुर्माना उस पर लगाया था उन अपराधों के लिए उस जुर्माना की राशि को बढ़ा के 25,000 रुपए जो है कर दिया गया है। साथ ही अगर वापस अपराध करते हैं तो ये राशि जो रहेगी वो 50,000 रुपए तक जो रहेगी। ठीक है, तो 50,000 रुपए अब इसकी राशि कर दी गई जुर्माने की। ये संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि मत्स्य अपराध को रोकने के लिए वर्तमान में जो जुर्माना राशि है वो बहुत ही जो है कम थी। मत्स्य अपराध की श्रेणी में क्या आता है, तो अवैध मछली पकड़ना, जैसे कि अवैध व असंगठित तरीके से। दूसरा, मत्स्य संसाधनों का विनाश करना जहर देने के या विस्फोटों के माध्यम से। साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय अपराध भी शामिल है।
साथ ही प्रतिबंधित आकार या जो वजन की जो मछलियां हैं उनका क्रय विक्रय करना। छोटी मछलियों को कई बार जो है वो खरीदा बेचा नहीं जाता है ताकि वो प्रजनन कर सके और अपनी जनसंख्या बढ़ा सके। तो ऐसे जो सभी नियम है वो मत्स्य अपराधों के अंदर आते हैं। अगला टॉपिक है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आदिवासी बहुल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका संबंधी जो अंतराल है उनको दूर कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो सुधार करना इसका उद्देश्य है। इस योजना में ऐसे गांवों को शामिल किया गया जिनकी जनसंख्या 500 या इससे अधिक है और जिनमें कम से कम 50% जो आबादी है वो किसकी है, आदिवासियों की है। साथ ही आकांक्षी जिलों के वे गांव भी इसमें शामिल किए गए जहां पे आदिवासी जनसंख्या जो है वो 50% तक हो। और राज्य की जो तीनों डिस्कॉम है उसमें धरती आबा ग्राम जो है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का RDSS योजना के अंदर क्रियान्वयन किया जाएगा। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक है 2025। 23 अगस्त को कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना राजस्थान विधेयक 2025 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। इस प्रस्तावित संशोधन से जो कारखाना श्रमिक होते हैं उनके साप्ताहिक कार्य समय जो 48 घंटे रखे गए हैं उनमें उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे और विश्राम से पूर्व कार्य की जो अवधि है उसको 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। कार्य समय में जो विश्राम अवधि है वो अधिकतम समय सीमा की बढ़ा के यहाँ कर दी जाएगी 12 घंटे। तिमाही में ओवर टाइम की जो अधिकतम सीमा 144 घंटे की जाएगी। महिला श्रमिकों को सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति से रात्रिकालीन जो पारी के तहत जो है कार्य की अनुमति दी जा सकेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन जो नीति है 2025 सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं, ट्रस्ट, निजी निवेशक, कंपनियों तथा विभिन्न विभागों के द्वारा शैक्षणिक, चिकित्सीय व औद्योगिक, व्यावसायिक व पर्यटन इकाइयों आदि के लिए जो भूमि आवंटन प्रक्रिया है इसको सरल, पारदर्शी, एकरूप बनाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य से भूमि आवंटन जो है नीति 2025 लाई जा रही है। यह नीति जो है विभिन्न सामाजिक उपयोग हेतु भूमि आवंटन आरक्षित DLC की दर की 40% दर पर किया जाएगा। रिको व आवासन मंडल को जो है अविकसित भूमि कृषि DLC दर पर आवंटित की जा सकेगी। राजकीय विभागों को भी जो भूमि दी जाएगी। साथ ही पर्यटन आदि उद्योग जो है उनको विशिष्ट नीतियों के तहत भी जो भूमि आवंटन किया जा सकेगा। यह नीति कौन सी नीति को प्रतिस्थापित करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीति जो है भूमि जो आवंटन नीति है 2015 उसको प्रतिस्थापित करेगी। इस नीति के तहत आवासीय योजना, व्यावसायिक जो वाणिज्यिक परिसर है, रिटेल फ्यूल स्टेशन है, गैस वितरण प्रोजेक्ट है आदि को जो है भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। किसे नहीं किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, किसे किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चर्चा में हमेशा रहती है। तो राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको निःशुल्क व रियायती दर पर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जो यात्रा करना इसका उद्देश्य है और इसके तहत जो है यात्रा कराई जाती है। ये जो योजना है 2013 से रेल यात्रा आरंभ हुई थी और 2016 से हवाई यात्रा इसके तहत जो है प्रारंभ की गई। ध्यान देना 2013 से तो आई थी जो अपने रेल यात्रा, 2016 से हवाई यात्रा। इसकी कुल सीमा 56,000 है जिसमें से रेल के द्वारा 50,000 यात्री जो है वो इसमें तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। 6,000 यात्री जो हवाई जो है माध्यमों से जाते हैं। पुरुषों की जो अधिकतम सीमा इसमें रखी गई है वो 60 वर्ष से उससे अधिक आयु होनी चाहिए, तभी जो है आप इसका लाभ ले पाएंगे। महिलाओं के लिए 58 वर्ष से उससे अधिक आयु होनी चाहिए। राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान वरिष्ठ नागरिक जो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है इसकी पात्रता शर्तें क्या क्या है। राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु इतनी होनी चाहिए। तो ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। खर्चा जो होता है वो आंशिक या पूर्ण खर्चा राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही यात्रा के दौरान भोजन और आवास और आवश्यक सुविधाएं जो होती है सब उपलब्ध कराई जाती है। प्रमुख तीर्थ स्थल क्या है वो भी इसमें बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देवस्थान विभाग इसका नोडल विभाग है। कौन सा विभाग है, तो ये 4-5 फैक्ट से मिलकर क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना किसानों को जो देसी नस्ल की जो गाय भैंस है उनको वैज्ञानिक तरीके से पालने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये शुरू की गई है। ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ देश में या प्रदेश के अंदर काफी जो है पशुपालन का क्रेज है, लेकिन वो बॉन्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है कि गायें पालनी चाहिए हमें, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उनका पालन हो और जो दूध उत्पादन है वो बढ़े, इसमें हमारे किसान ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए इसको प्रेरित करने के लिए जो है ये मिशन लाया गया है। सहकारी व निजी दूध उत्पादन कंपनियों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में स्थानीय नस्लों के संरक्षण संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुधन विकास व दूध उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राजस्थान का गोपाल रत्न पुरस्कार क्या है, तो इसलिए इस योजना के तहत जो है देसी जो नस्ल की गाय भैंस का संरक्षण संवर्धन करने वाले जो किसान हैं, जो सहकारी समितियां हैं, जो डेयरी फेडरेशन आदि, उनको 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। कौन कौन सी श्रेणियां होने वाली है, तो पहली है 5 लाख पुरस्कार दिया जाएगा प्रथम श्रेणी में, 3 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा दूसरी श्रेणी में और 2 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा तीसरी श्रेणी के अंदर। राज्य व राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जो है वो गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए पात्र संस्था कौन कौन सी होगी, तो दूध फेडरेशन हो सकते हैं, एनजीओ आदि हो सकते हैं इसके अंदर। ऐसे कोई संस्था भी हो सकती है जिन्होंने 90 दिन तक जिन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र के अंदर।
वो भी इसके लिए पात्र होंगे। साथ ही सहकारी समितियां आदि भी हो सकती है, या 50 किसान सदस्य वाली सहकारी समितियां भी इसके लिए पात्र हो सकती है। यदि संस्था प्रतिदिन कम से कम 100 लीटर दूध का उत्पादन करती है तो वे भी उस पुरस्कार के लिए पात्र होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, वो सब बताया गया। तो आवेदन की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2025, और जो लाभ है, जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा वो 26 नवंबर 2025 को किया जाएगा। अगला टॉपिक है गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो लगाने के लिए कोटा जिले में जो है भूमि आवंटित की गई है। तो बस इतना से इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में है कि कौन से जिले में लगाया जा रहा है, तो कोटा जिले की कौन सी तहसील की बात चल रही है, कनवास तहसील, और कनवास तहसील के गांव है डोटी, उसके अंदर जो होगा भूमि आवंटित की जा रही है। ये भूमि जो होगी रिक्को को आवंटित की गई है। रिक्को का पूरा नाम क्या है, तो रिक्को का पूरा जो नाम है वो है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। इस निर्णय से जो है क्षेत्र में औद्योगिक व आधारभूत संरचना का विकास होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी। और सांगोद विधानसभा से लेकर कोटा जिले और पूरे हाड़ौती की जो औद्योगिक विकास इससे हो सकेगा। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की चर्चा है। इसका शुभारंभ 2019 में हुआ था 12 दिसंबर। इसका उद्देश्य था प्रसंस्करण के क्षेत्र में वृद्धि करना, बर्बादी को कम करना, मूल्य संवर्धन करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, निर्यात बढ़ाना, ताकि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है उसका समग्र विकास इससे हो सके। इस नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को 298 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस राशि का संपूर्ण भुगतान जो होगा कौन से कोष से किया जाएगा, कृषक कल्याण कोष से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कोष से इसका भुगतान किया जाएगा, तो कृषक कल्याण कोष से। योजना के अंतर्गत राज्य में जो नए कृषि व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ साथ मौजूदा इकाइयों का विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। आपदा अभी चर्चा में क्यों रहा था वो भी हम बताएंगे, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत जो एनडीआरएफ का गठन किया गया, वैसे एक राज्य स्तरीय इकाई जिसका नाम है एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इसका गठन कौन करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाता है, केंद्र के द्वारा नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा इसको गठित किया जाता है। राज्य स्तर पर जितनी भी स्थानीय आपदा आती है, आग लगना, इमारत का ढहना, बाढ़ आ जाना, दुर्घटना आदि, उसके अंदर जो है राहत व बचाव कार्य जो होते हैं वो ये करते हैं। साथ ही एनडीआरएफ को भी सहयोग प्रदान करता है और ये किसके नियंत्रण में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार इसकी स्थापना करती है, लेकिन ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है एसडीएम है उसके नियंत्रण में काम करता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। चर्चा में ये रहा कि प्रदेश में 28 अगस्त तक हमें पता है कि काफी बारिश हुई थी, ऐसे अंदर जो है काफी अतिवृष्टि और बचाव कार्य चलाए जा रहे थे। उसमें एसडीआरएफ के 57 और एनडीआरएफ की 60 टीमें सक्रिय थी। एनडीआरएफ के बारे में जान लेते हैं। एनडीआरएफ का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। 2006 में जो इसकी स्थापना हुई थी, वही एक्ट जो था वो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 था, भारत सरकार के द्वारा ये बनाया गया था। इसका कार्य जो था वो था कि भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, भूस्खलन आदि जो आपदा है उनमें बचाव और राहत कार्य करना। ये बल जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राजस्थान बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स 2025, इसका आयोजन 28 से 29 अगस्त को जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने की थी। फोकस बिंदु क्या है, दीर्घकालिक औद्योगिक में बुनियादी ढांचे के निवेश को आकर्षित करने और बनाए रखने की रणनीतियां बनाना। राजस्थान की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आकार देने में एआई, ब्लॉकचेन व फिनटेक जो है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इनकी भूमिका को बढ़ाना। नवीनकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को जो बढ़ावा देना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु करते हुए जो राजस्थानी खनन क्षमता का जो है लाभ उठाना। ऐसा ना हो कि खनन करें लेकिन पर्यावरण जो हमारा खराब हो जाए, जो वहाँ पे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है वैसा ना हो। समावेशी विकास के साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। राजस्थान को शीर्ष पर्यटन व सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना। नीतिगत समर्थन, उद्यम निवेश के माध्यम से स्टार्टअप विकास में तेजी लाना। स्मार्ट खेती, सिंचाई, नवाचार, टिकाऊ प्रथाओं के साथ कृषि में बदलाव लाना। इकोनॉमी टाइम्स, राजस्थान बिजनेस समिट एंड अवार्ड 2025 निर्णयकर्ताओं आदि के लिए एक अभिसरण बिंदु है जो उच्च प्रभावी संवाद, सहयोग व दृष्टिकोण निर्धारण को बढ़ावा देगा। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नदियों से नदियों को जोड़ने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसके अंतर्गत जो है ब्राह्मणी नदी को बिसलपुर बांध से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कौन से बांध से, बिसलपुर बांध से। तो ब्राह्मणी नदी के जो व्यर्थ जल होता है उसको बनास नदी में जोड़ा जाएगा। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हरिपुरा की पहाड़ी, बेगू, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहाँ मिल जाती है, तो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में, चंबल में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणी नदी उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ, बेगू से, और इसका जो समापन कहाँ होता है, विलय कहाँ होता है, तो भैंसरोडगढ़ में, चंबल में। मानसून के दौरान ब्राह्मणी नदी में काफी पानी आता है। चूंकि ब्राह्मणी चंबल की सहायक नदी है, ऐसे में पानी जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जो है वहां से होकर चंबल नदी में बह जाता है। अब इस अतिरिक्त जल का उपयोग करने की बात चली तो इसके लिए क्यों ना एक बांध बना दी जाए। तो रावत भाटा के जो श्रीपुरा नामक जगह है
उसमें ब्राह्मणी नदी बांध बनाया जाएगा और इस बांध का जो पानी है वो एक टनल के माध्यम से बनास नदी में जो है यानी बिसलपुर बांध में डाल दिया जाएगा। जब बिसलपुर के अंदर जब पानी आ जाएगा तो बिसलपुर से फायदा किसको मिलेगा, तो जयपुर, टोंक व अजमेर जिले को 70 लाख से अधिक लोग इसके लाभान्वित होंगे इस प्रोजेक्ट से। बिसलपुर बांध जो है उसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। कहाँ स्थित है, तो बनास नदी पे है, राजमहल टोंक के अंदर है और इस बांध से 4 जिलों को अभी पेयजल आपूर्ति हो रही है। पहले 3 थे, ब्यावर जिला नया बन गया है, तो जयपुर, अजमेर और ब्यावर टोंक को जो पेयजल की आपूर्ति होती है और सिंचाई जो सिर्फ केवल टोंक जिलों की जाती है। इसका निर्माण 2000 जो है 1999 के अंदर हुआ था। नदियों से नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत पाली, जालौर और बाड़मेर और सिरोही जिले के अंदर भी जो है पेयजल समस्या को दूर करने के लिए जो है माही व सोम नदी में मानसून अवधि के जो अधिक से जल है उसको जयसवंत बांध तक लाया जाएगा, साथ ही जो जवाई बांध तक भी इसको लाया जाएगा। ऐसी घोषणा 2024-25 में की गई थी। अगला दोस्तों है आज का टॉपिक है राष्ट्रीय सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 2000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया गया है। तो किसको दिया गया है, तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को। ठीक है, और कहाँ दिया गया है, तो बोडाना के अंदर 2000 मेगावाट जो क्षमता वाले जो है सोलर पार्क की स्थापना के लिए नाचना तहसील, जैसलमेर जिला। तो राजस्थान सरकार ने राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जैसलमेर जिले की जो नाचना तहसील है उसके गांव बोडाना के अंदर 2000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना के लिए जो भूमि आवंटित की है। इस निर्णय से राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश व उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और राजस्थान जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन सकेगा। राजस्थान सरकार की जो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024, इसका उद्देश्य क्या है, विनिर्माण सेवाएं, नवीनीकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई, स्टार्टअप, सनराइज सेक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है। ये योजना अक्टूबर 23 में यूके रोड शो के दौरान जो है प्रारंभ की गई थी। इसका संचालन 31 मार्च 2029 तक किया जाएगा। रिप्स योजना राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो प्रोत्साहन स्कीम है हमारी, इसका जो है शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो इसका जो आरंभ जो था वो यूके रोड शो में किया गया था। उसका संचालन 31 मार्च 2029 तक किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण सेवाएं, सनराइज सेक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप, औद्योगिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, अनुसंधान विकास, ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। लॉजिस्टिक अवसंरचना में निवेश के लिए न्यूनतम निवेश सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें वेयर हाउस अथवा कोल्ड चेन हेतु 2 करोड़ रुपए, जबकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश होना आवश्यक है। प्रमुख प्रोत्साहन सब्सिडी भी दी जाएगी इसमें 28% तक। साथ ही जो स्टेट जीएसटी होती है उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी की जो प्रतिपूर्ति की जाएगी, नवीनीकरणीय ऊर्जा पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पात्रता, यह प्रोत्साहन नए विस्तार, निवेश और उन प्रयोजनों के लिए लागू है जो या तो नीति की प्रभावी अवधि में या अधिकार प्राप्ति के 2 वर्षों के भीतर व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करें। पात्र इकाइयां राज निवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो है लाभ ले सकती है। अगला टॉपिक है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। काफी सारी नीतियां, काफी सारे जो घोषणाएं हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है राजस्थान सरकार का। कैबिनेट के जो मीटिंग्स हो रही है उनकी ये न्यूज सुजेस ई बुलेटिन में आती है या मुख्यमंत्री ऑफिस के द्वारा आती है। तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 भारत की निर्यात संवर्धन नीति के अनुरूप है और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और औद्योगिक सशक्तिकरण एमएसएमई विकास पर केंद्रित है। इसके तहत जो निर्यात को 83,704 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2029 तक 1.5 लाख रुपए करोड़ बनना था। इसका उद्देश्य जो है बुनियादी ढांचे, रसद, निर्यात विविधता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, लॉजिस्टिक, एयर कार्गो और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास, मूल्य संवर्धन, वैश्विक जो है मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना था। इस नीति का लाभ निम्नलिखित को मिलेगा, निर्माता, व्यापारी, सेवा निर्यातक आदि को। प्रमुख फोकस क्षेत्र कहाँ का रहने वाले हैं हमारे निर्यात नीति के, तो इसका है इंजीनियरिंग सामान पे, रत्न आभूषण, आयामी पत्थर, खनिज, वस्त्र परिधान, हस्तशिल्प आदि। 64 जो आज की स्लाइड हमारा जो टॉपिक है वो है राज प्लास 2025 मेगा एग्जीबिशन। राज प्लास 2025 जो मेगा एग्जीबिशन है इसका आयोजन जो है वो किया गया 19 सितंबर से 21 सितंबर तक और ये किया जाएगा कहाँ पे, जयपुर की जो जेईसीसी है उसके अंदर। ठीक है, तो राज प्लास 2025 मेगा एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जयपुर के अंदर जेईसीसी के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, उद्योगों के लिए मंच प्रदान करना, साथ ही राज्य के आर्थिक विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। इसका महत्व, स्थानीय जो व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे। राज्य के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को जो एक नई दिशा इससे मिलेगी। राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 31 अगस्त 2025 को कैबिनेट बैठक में राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 के संशोधित प्रारूप को जो है अनुमोदन किया गया था। ठीक है, तो राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 इसका अनुमोदन कब किया गया, 31 अगस्त 2025 को। इसका मुख्य तथ्य क्या है इसके बारे में,
उपचारित जल का कृषि, औद्योगिकी, नगरीय एवं अन्य प्रयोजनों में पुनः उपयोग करते हुए ऊर्जा व अन्य संसाधनों की प्राप्ति तथा दीर्घकालिक संचालन संवर्धन पर विशेष बल। दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में अपशिष्ट जल से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अपशिष्ट जल संशोधन जो संयंत्र इनकी डिजाइन उपचारित जल के पुनः उपयोग के पैरामीटर के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया। संशोधित नीति जो है स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बना के सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा गेहूं के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है, इस पे कितने रुपए का बोनस होगा? तो 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। पिछले वर्ष किसानों को जो है एमएसपी पे 125 रुपए क्विंटल का बोनस मिलता था। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल जो है खरीदने की जो है गारंटी देती है। एमएसपी मुख्यतः धान, गेहूं, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना आदि फसलों के लिए घोषित की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज पर न्याय संगत मूल्य दिलाना और बाजार में मूल्य गिरावट से सुरक्षा देना है। अगला टॉपिक है निःशुल्क बिजली योजना। मंत्रिपरिषद की जो बैठक में पीएम सूर्य घर है ना, तो इसका जो पूरा नाम है वो है पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना, इसको मंजूरी मिली है। पहले जहां 100 यूनिट जो है निःशुल्क बिजली मिलती थी, वहां अब जो है 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जो उपभोक्ता 150 यूनिट से अधिक मासिक जो है उपभोग करते हैं, उनके घरों पे 1 किलोवाट के जो है 1.1 किलोवाट के जो है निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 150 यूनिट या कम जो औसत मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं जिनके घरों में छत नहीं है, उन्हें सामुदायिक सोलर जो प्लांट्स हैं उनसे 150 यूनिट जो है निःशुल्क बिजली दी जाएगी। लगभग 10 लाख उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। डिस्कॉम्स के द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रति उपभोक्ता 1100 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला टॉपिक है, राज्य सरकार के द्वारा नगरीय निकायों में स्ट्रीट लाइट की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। कई बार एक एग्जाम में हुआ था कि ये तक पूछा गया था कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सरकार जो भी इफेक्ट कह रही है वो हमें याद करना है। तो 1 लाख से 2 लाख कर दी गई है स्ट्रीट लाइट की संख्या को। मंत्रिपरिषद की बैठक जो 31 अगस्त 2025 को हुई थी, उसमें स्ट्रीट लाइट की संख्या को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इस पे 160 लाख रुपए का व्यय भी जो है किया जाएगा। प्रदेश में नगरीय निकाय की संख्या जो है कितनी हो गई है? 312। ठीक है। आखिरी जो आज की स्लाइड है वो है कैबिनेट बैठक 31 अगस्त 2025 में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संवर्तन जो संपरिवर्तन प्रतिशत विधेयक 2025, इसके नए प्रारूप को अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, तो ये नया प्रारूप जो है वो आगामी विधानसभा जो सत्र होने वाला है उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। इसके प्रावधान क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति संस्था बलपूर्वक मिथ्या निरूपण, कपट युक्त या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। विधिक बंधन जैसे विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया गया तो विवाह शून्य हो जाएगा। मूल पैतृक में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। साथ ही इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधान भी किए गए हैं कि अवैध धर्म परिवर्तन की सजा जो होगी वो न्यूनतम जो है 7 साल से लेकर अधिकतम जो है 14 साल तक की होगी। न्यूनतम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो अगर जो है पीड़ित जो है नाबालिग है, महिला है, दिव्यांग है, SC ST, तो फिर जो है जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी। साथ ही अगर जबरन जो है बल, छल, बहकावे, विवाह, नाबालिग महिला, अवैध व्यापार से जुड़े अपराध है तो उसमें भी सजा की जो है वो राशि उसमें जो है बढ़ाई गई है, सजा की मात्रा को भी और जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए अगर विदेशी संस्थाओं या संगठनों से धन लिया जाता है तब भी जुर्माना उस पर लगेगा। पुनरावृत्ति अगर अपराध के करते हैं तो 50 लाख रुपए तक जुर्माना जो है लग सकेगा। एक बार विधानसभा से पारित हो जाए उसके बाद फिर जो है इसके फैक्ट हमें याद करने होंगे। संस्थानों की संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी। काफी कठोर जो है ये विधेयक होने वाला है। इस विधेयक को गैर जमानती और जो है संगीन अपराध जो है बनाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन का दोष अगर साबित होता है तो वही जो है मुख्य अपराध जिम्मेदार माना जाएगा। ये विधेयक अनुच्छेद 44, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका संवैधानिक महत्व क्या है? ये विधेयक अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 को जो है समायोजित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और ये समान नागरिक संहिता का ही एक रूप है, ऐसा समझ सकते हैं हम। समान नागरिक संहिता का एक रूप है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद जो है भारत के सभी नागरिकों को अपनी अंतरात्मा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वही जो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए समान जो है नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देती है। इन दोनों के बीच में संबंध ये है कि अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता की वकालत करता है जो धर्म से जुड़े व्यक्तिगत कानून में एकरूपता लाने का प्रयास करता है। आमतौर पर इन दोनों को परस्पर विरोधी बनाया जाता है, लेकिन संवैधानिक ढांचा इन दोनों को समायोजित करने का प्रयास करता है ताकि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कानूनी समानता भी सुनिश्चित की जा सके। तो राजस्थान सरकार का जो प्रयास है वो इसी दिशा के अंदर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने 1 से 31 अगस्त तक की जो सुयस ई बुलेटिन है इसका पूरा जो है आपके सामने सार प्रस्तुत किया है।
7 से 10% या 12% हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कवर होंगे आपके एग्जाम हॉल के अंदर। देखेगा आप जब पेपर दे के आए हैं तो हमें जरूर थैंक यू बोलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही आपके जो भी शुभचिंतक है, आपके जो मित्र मंडली में जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उन्हें ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस तरह की मैराथन क्लास और किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो ये सुजस ई बुलेटिन जो है राजस्थान सरकार का एक संग्रह था होता है जो डेली प्रकाशित किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, इसको रोज पढ़ें आप। इसके क्वेश्चंस जो है हमारे डेली करंट अफेयर्स में भी आप देख सकते हैं। वीडियो के बाद काफी लोगों के जो हमें कमेंट आते हैं कि हमें इनकी जो है पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी हमारे ऐप पे आपको हमारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही जो है बुक्स के रूप में भी बाजार में हार्ड कॉपी के रूप में जल्दी प्रकाशित होने वाली है हमारी जो जितनी भी मैगजीन्स है वो सब। आपको पता ही है कि आज़ाद जो हमारा जो ब्रांड नेम है उसके तहत हमारी काफ़ी 1 वीक सीरीज जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रकाशित होती है, जैसे कि कोटा ओपन, इग्नू के लिए, स्टेट ओपन, एनआईएस बोर्ड, जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिए, जगतगुरु यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपके अगर परिवार में कोई भी पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में तो उन्हें भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएं। हमारे मॉडल पेपर्स भी बाजार के अंदर आ रखे हैं अलग अलग जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।